ये सेशन भाई आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस सेशन में हम लोग अगेन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसमें भाई 635 वोटिंग किया गया है और इसमें देखिए 58% लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सही जवाब दिया। भाई सिंपल सा क्वेश्चन था, पावर फैक्टर ऑफ अ डीसी सर्किट इज ऑलवेज। तो भाई ऑलवेज क्या होता है? यूनिटी होता है। ओके, बाकी देख लीजिए, यानी 240 यानी 42% लोगों ने भाई गलत एक तरीके से जवाब दिया हुआ है। तो इसको पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। भाई हम लोग को पता है पावर सिस्टम में दो तरह सप्लाई सिस्टम पढ़ना होता है ना। सप्लाई सिस्टम पढ़ेंगे भाई तो दो तरीके का है ना, एक तो हो गया आपका डीसी सप्लाई और एक हो गया एसी सप्लाई। तो डीसी सप्लाई जब भी आप पढ़ेंगे तो भाई यहाँ पे हम लोग को पढ़ना होता है डीसी नेटवर्क। और डीसी नेटवर्क अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो भाई इसमें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस है ना, और आपका वोल्टेज सोर्स और एक करंट सोर्स, सिर्फ और सिर्फ यही तीन एलिमेंट देखने को मिलता है। रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, वोल्टेज सोर्स देखने को मिलेगा और करंट सोर्स देखने को मिलेगा। यानी आपका भाई डीसी के अंदर ना ही इंडक्टर आता है और ना ही आपका कैपेसिटर आता है, ये दोनों एब्सेंट होते हैं। और अगर आपको पता होगा तो भाई इंडक्टर और कैपेसिटर के कारण ही क्या होता है, वोल्टेज जो है या तो करंट से लीड कर जाता है या फिर कहिए लैग कर जाता है, या फिर इसको दूसरे लैंग्वेज से कहिए भाई कि करंट जो है आपका वोल्टेज से लीड करेगा या फिर लैग करेगा। किसके कारण? इंडक्टर के कारण या फिर कैपेसिटर के कारण। अगर ये दोनों नहीं है भाई, ये अगर दोनों एब्सेंट हैं तो भाई सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव बचेगा। और रेजिस्टिव में क्या होता है, आपका करंट और वोल्टेज दोनों फेज में चलते हैं। यानी यहाँ पे जो फाई का वैल्यू होगा 0 होगा भाई। फाई मतलब क्या? पावर फैक्टर एंगल, ये ऑलवेज 0 होगा क्योंकि भाई वोल्टेज और करंट क्या है, दोनों फेज में चल रहे हैं ना, ये साथ साथ चलते हैं एक तरीके से। समझ में आया? जब ये मैक्सिमम ये 0 तो भाई ये भी 0, ये मैक्सिमम तो ये भी मैक्सिमम, ये 0 तो 0 है ना, इस तरीके से फेज में चलता है। तो फाई 0 और पावर फैक्टर क्या होता है? कॉस फाई। तो कॉस और फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। कॉस 0 क्या होता है? 1 के बराबर होता है। तो डीसी सर्किट का ऑलवेज पावर फैक्टर क्या होगा? यूनिटी होगा भाई। तो जिन्होंने रट्टा मारा हुआ था भाई है ना, तो वो हमेशा कंफ्यूज हो जाएंगे 0 और 1 के बीच में। क्लियर हुआ? और 1-2% ऐसे भी भाई जो लीडिंग और लैगिंग एक तरीके से लगा रहे हैं। तो सोचने वाली बात है भाई कि आपका क्या स्टैंडर्ड है यहाँ पे। क्लियर हुआ? तो अगर हम लोग इंडक्टर की बात करें भाई तो इसमें क्या होता है, करंट आपका हमेशा लैग करता है। और वही कैपेसिटर की बात करें, कैपेसिटिव सर्किट भाई करंट आपका वोल्टेज से लीड करता है। फिर इसको दूसरे लैंग्वेज में कहें तो भाई इसमें आपका वोल्टेज लीड करता है करंट से, और इसमें क्या बोलेंगे, वोल्टेज लैग करता है करंट से। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना भाई। वही अगर आप एसी नेटवर्क में देखते हैं तो भाई एसी नेटवर्क में क्या आ जाएगा, आपका आर भी रहेगा, एल भी रहेगा और सी भी रहेगा। तब अब यहाँ पे देखना पड़ेगा भाई कि ओवरऑल ये आरसी सर्किट बनेगा, क्योंकि भाई एल और सी क्या होता है, एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं ना। तो अगर यहाँ पे एक्सएल का वैल्यू बड़ा है, ठीक है, क्योंकि इंपेडेंस की बात करें क्या होता है आपका √आर का स्क्वायर। और यहाँ पे अगर मान लीजिए एक्सएल माइनस एक्सी करे, इसका मतलब क्या भाई, मेरा एक्सएल बड़ा है एक्सी से, तो ओवरऑल क्या बनेगा, ये एक आरएल नेटवर्क बनेगा। और आरएल नेटवर्क क्या होता है, आपका करंट हमेशा लैग करता है भाई। तो जो पावर फैक्टर होगा वो लैगिंग होगा। वही अगर हम लोग यहाँ पे अगर इम्पिडेंस में लिखते हैं √r² प्लस यहाँ पे अगर XC माइनस XL कर दिया, इसका मतलब क्या, XC मेरा बड़ा है भाई XL से, तो ओवरऑल क्या है, XC का ही इफेक्ट देखने को मिलेगा ना। यानी ये जो है मेरा RC सर्किट बनेगा। और RC सर्किट में क्या होता है, आपका करंट लीड करता है ना, कैपेसिटिव सर्किट बन गया ना, तो करंट लीड करेगा और कैपेसिटिव करंट लीड करेगा, इसका मतलब पावर फैक्टर क्या होगा, लीडिंग होगा भाई। तो आई होप कि आपको ये समझ में आएगा भाई। और ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है भाई, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, खासकर अगर आप वन डे एग्जाम देते हैं, जेई ये सब का, जेई हो गया, एई हो गया, उसमें आपको पूछ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई। तो थोड़ा सा आप स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखिए भाई कि कम से कम इस तरीके का क्वेश्चन तो बन जाए आपसे।